हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। स्वागत है रियल फील टेल्स में। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम मेघालय में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में बात करेंगे, जिसे मीडिया में हनीमून मर्डर केस के नाम से जाना गया। ये मामला एक नवविवाहित जोड़े के रोमांटिक सफर के एक बहुत ही दुखद अंत की कहानी है, जो पूरे देश के लिए एक चौंकाने वाली घटना बन गई। बिल्कुल, और हमारी आज की चर्चा का जो मुख्य सवाल है वो यही है, क्या ये मामला दुल्हन द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची गई एक क्रूर साजिश का एक सीधा साधा केस है, जैसा कि पुलिस की शुरुआती जांच और मीडिया की सुर्खियां बताती हैं, या फिर इस कहानी में कुछ ऐसी परतों और अनसुलझे सवाल हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं ये पक्ष रखूंगा कि जो भी उपलब्ध सबूत हैं और घटनाक्रम का जो सिलसिला है, वो सोनम रघुवंशी के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करता है। ये एक दुखद, लेकिन जहां तक साजिश का सवाल है, सीधी सादी साजिश लगती है। और मैं ये तर्क दूंगी कि पुलिस की बताई कहानी पर आंख मूंद कर भरोसा करना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। जब तक मामला अदालत में साबित नहीं हो जाता, हमें हर पहलू पर संदेह करना चाहिए, क्योंकि कई महत्वपूर्ण कड़ियां अभी भी गायब हैं। बहुत ही सुसंगत और सच कहूं तो भयावह तस्वीर पेश करती है। सोनम का अपनी शादी में नाखुश होना, उसका कथित प्रेम संबंध और फिर हत्या के बाद कई राज्यों में उसकी फरारी, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश और अपराध बोध की ओर इशारा करता है। अगर आप घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से देखें तो तस्वीर एकदम साफ होती है। 23 मई को पति पत्नी एक साथ गायब होते हैं। कुछ दिन बाद राजा का शव वी सावरडोंग झरने के नीचे एक गहरी खाई में मिलता है। और सोनम कहाँ मिलती है? हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में। ये किसी निर्दोष शोक में डूबी पत्नी का व्यवहार तो बिल्कुल नहीं लगता। इतना ही नहीं, जब पुलिस उनके होमस्टे के कमरे की तलाशी लेती है तो सूटकेस से सोनम का मंगलसूत्र और अंगूठी मिलती है। अब ये कोई महज संयोग तो नहीं हो सकता। ये इस बात का एक प्रतीकात्मक सबूत है कि उसने उस रिश्ते को जानबूझकर हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। और इस साजिश की गहराई देखिए। पुलिस का कहना है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 3 भाड़े के हत्यारे, विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, सिर्फ इस हत्या को अंजाम देने के लिए मेघालय आए थे। ये किसी पल भर के गुस्से में हुआ अपराध नहीं है, बल्कि एक ठंडे दिमाग से की गई सुनियोजित हत्या की कहानी है। और इसके तार सीधे तौर पर सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा से जुड़ते हैं, जिसे पुलिस इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बता रही है। मैं मानती हूँ कि पुलिस की कहानी पहली नजर में बहुत आकर्षक और सनसनीखेज लगती है, लेकिन मेरा नजरिया इससे कुछ अलग है। ये कहानी अभी तक केवल आरोपों पर आधारित है, पुख्ता तथ्यों पर नहीं। कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं, और जब तक मुकदमा अदालत की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, हमें संदेह बनाए रखना चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, मकसद क्या था? स्रोत सामग्री खुद ये कहती है कि हत्या का मोटिव अभी भी जांच के दायरे में है। पुलिस वित्तीय, व्यक्तिगत और संबंधों के एंगल से जांच कर रही है। अगर पुलिस को खुद ही मकसद साफ तौर पर नहीं पता, तो वो साजिश की इतनी निश्चित कहानी कैसे सुना सकती है? दूसरा, बचाव पक्ष के दावे को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? सोनम के अपने पिता का ये कहना कि पुलिस की कहानी में गंभीर खामियां हैं और सीबीआई जांच की मांग करना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये इस संभावना की ओर इशारा करता है कि शायद कोई और पहलू भी हो सकता है, जिसे पुलिस ने या तो अनदेखा किया है या शायद देखना ही नहीं चाहा। हमें ये भी याद रखना होगा कि 5 आरोपियों पर आरोप तय हो चुके हैं। हाँ, सोनम उत्तर प्रदेश में पाई गई। स्रोत में लिखा है कि सोनम ने आत्मसमर्पण किया या पाई गई। ये छोटा सा अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वो गिरफ्तारी से भाग रही थी या वो डरी हुई थी, किसी तरह अपने घर के पास पहुंची और फिर अधिकारियों के सामने आई? ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। आपने फरारी और आत्मसमर्पण की व्याख्या पर सवाल उठाया है, और मुझे लगता है कि ये पुलिस के केस का सबसे मजबूत स्तंभ है। हत्या के बाद सोनम का असम, पश्चिम बंगाल, बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचना, ये एक दोषी व्यक्ति के व्यवहार को साफ तौर पर दर्शाता है, जो गिरफ्तारी से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। एक निर्दोष व्यक्ति जिसके पति की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई हो, वो ऐसा क्यों करेगा? वो पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगेगा?
उसका पहला काम तो अधिकारियों को सूचित करना होना चाहिए था, न कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भागना। अगर वो डरी हुई थी तो किसी भी राज्य की पुलिस के पास जा सकती थी, अपने परिवार को फोन कर सकती थी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये चुप्पी और ये लंबा सफर अपने आप में एक स्वीकारोक्ति जैसा लगता है। आपकी बात तार्किक लगती है, पर हम शायद एक जरूरी चीज भूल रहे हैं, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति। हम नहीं जानते कि वो किन परिस्थितियों में यात्रा कर रही थी। जरा सोचिए, एक युवा महिला जो हाल ही में शादी करके एक अनजान दूर दराज के राज्य में गई है, जहां वो किसी को नहीं जानती, और वहां उसके पति की हत्या हो जाती है। ऐसी भयावह स्थिति में एक व्यक्ति का मानसिक संतुलन कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हो सकता है कि वो गहरे सदमे में हो, या हो सकता है कि वो उन्हीं लोगों के दबाव में हो जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया था। ये भी तो संभव है कि उसे धमकाया गया हो कि अगर उसने मुंह खोला तो उसे भी मार दिया जाएगा। उसका अंत में अधिकारियों के सामने आना, चाहे वो आत्मसमर्पण हो या पाया जाना, ये इस बात का भी संकेत दे सकता है कि वो व्यवस्था का सामना करने के लिए तैयार थी, ना कि हमेशा के लिए भागने के लिए। हम उसकी इस यात्रा को सिर्फ फरारी के एक ही चश्मे से नहीं देख सकते। चलिए एक पल के लिए मान भी लें कि वो डरी हुई थी, सदमे में थी, लेकिन फिर परिवार की प्रतिक्रिया के बारे में आपका क्या कहना है? सोनम का अपना सगा भाई मीडिया के सामने आकर कहता है कि वो 100% निश्चित है कि उसकी बहन दोषी है और उसने सार्वजनिक रूप से उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। परिवार के किसी इतने करीबी सदस्य का उसके भाई का ऐसा कहना पुलिस के दावों को बहुत ज्यादा वजन देता है। कोई भाई अपनी बहन के खिलाफ इतना बड़ा और कठोर बयान बिना किसी ठोस वजह के तो नहीं देगा। इसके अलावा पीड़ित राजा रघुवंशी के पिता का सोनम पर तंत्र मंत्र और जादू टोना करने का आरोप लगाना, भले ही ये कानूनी सबूत न हो, पर यह उन दोनों के बीच के रिश्ते की भयावहता और सोनम के इरादों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें सोनम निर्दोष नजर नहीं आती। मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि परिवार की प्रतिक्रियाएं अक्सर भावनात्मक होती हैं, तथ्यात्मक नहीं। भाई गहरे सदमे और गुस्से में हो सकता है, और मीडिया के लगातार दबाव में आकर उसने ऐसा बयान दिया हो, ये भी संभव है। जहां तक तंत्र मंत्र के आरोप की बात है, वो तो पूरी तरह से अतार्किक है और इसका कानूनी प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं है। ये सिर्फ मामले को और सनसनीखेज बनाने का एक तरीका लगता है। और आपने एक तरफ की बात की, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। इसके ठीक विपरीत सोनम के पिता उसकी बेगुनाही पर पूरा जोर दे रहे हैं और पुलिस की जांच पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो अब हम किसकी बात माने, भाई की या पिता की? ये पारिवारिक मतभेद मामले को सुलझाने के बजाय और ज्यादा जटिल बना देता है। ये दिखाता है कि सच्चाई शायद उतनी सीधी नहीं है जितनी पुलिस या मीडिया बता रही है। एक परिवार का अटूट विश्वास और दूसरे का अटूट संदेह, ये अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है जिसे सबूतों से सुलझाया जाना चाहिए, न कि भावनात्मक बयानों से। लेकिन ये मामला सिर्फ पारिवारिक भावनाओं का नहीं है, इसमें ठोस आपराधिक सबूत भी शामिल हैं। भाड़े के हत्यारों की थियोरी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पुलिस के अनुसार 3 हत्यारों का हजारों किलोमीटर दूर से आना, मेघालय में एक स्थानीय हथियार दाव यानी एक बड़े चाकू का इस्तेमाल करके हत्या को अंजाम देना और फिर शव को खाई में फेंक देना, ये सब एक क्रूर और पेशेवर तरीके से की गई हत्या की ओर इशारा करता है। ये किसी दुर्घटना या हनीमून के दौरान हुए अचानक झगड़े का नतीजा नहीं हो सकता। ये एक पूर्व नियोजित साजिश है। और जब आप इस साजिश के सभी किरदारों को एक साथ रखते हैं, एक नाखुश पत्नी जो शादी तोड़ना चाहती थी, एक कथित प्रेमी जो पुलिस के अनुसार मास्टरमाइंड है, और 3 भाड़े के हत्यारे, तो पूरी कहानी का केंद्र और उसकी मुख्य लाभार्थी सोनम और उसका साथी राज कुशवाहा ही नजर आते हैं। पुलिस ने महज हवा में ये थ्योरी नहीं बनाई है, उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया है। ये एक मजबूत तर्क है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये अभी भी पुलिस का आरोप है। जब तक ये अदालत में साबित नहीं हो जाता, वे केवल आरोपी हैं, अपराधी नहीं। ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि स्रोत के अनुसार पुलिस कथित तौर पर दूसरी चार्जशीट तैयार कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है। अगर पहली चार्जशीट में ही सब कुछ इतना साफ और मजबूत था, तो दूसरी चार्जशीट की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कुछ कड़ियां अभी भी जुड़ नहीं पाई हैं? क्या पुलिस ने अन्य संभावनाओं की ठीक से जांच की है? क्या राजा रघुवंशी की कोई और दुश्मनी हो सकती थी?
कोई व्यापारिक रंजिश? सिर्फ इसलिए कि एक कहानी बना ली गई है और वो मीडिया में लोकप्रिय हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही एकमात्र सच है। न्याय प्रणाली का काम ही यही है कि वो ऐसी कहानियों की हर परत को उघाड़े और पुख्ता सबूतों को महज आरोपों और अटकलों से अलग करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने सबसे आसान और सनसनीखेज रास्ते को चुन लिया हो। अंत में मेरे लिए सबूतों का पैटर्न साफ है। फरारी का लंबा सफर, पीछे छूटे शादी के प्रतीक जैसे मंगलसूत्र और अंगूठी, कथित प्रेमी की सीधी संलिप्तता और भाड़े के हथियारों की मौजूदगी, यह सब मिलकर सोनम रघुवंशी के खिलाफ एक बहुत मजबूत परिस्थितिजन्य मामला बनाते हैं। हालांकि कानूनी प्रक्रिया भी जारी है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जो जानकारी हमारे पास सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है वो एक सोची समझी और क्रूर साजिश की एक बेहद डरावनी तस्वीर पेश करती है। और मैं कहूंगी कि जबकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य गंभीर जरूर हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि हत्या का मकसद अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। सोनम के पिता ने खुद जांच की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं और पूरी कहानी पुलिस के आरोपों पर टिकी है। जब तक अदालत सभी गवाहों, सबूतों और दलीलों पर विचार करके अपना फैसला नहीं सुना देती, तब तक सोनम रघुवंशी की कहानी एक आरोपी की कहानी है, एक दोषी की नहीं। जल्दबाजी में किसी को खलनायक बना देना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और एक मीडिया ट्रायल को जन्म देता है जो अक्सर सच्चाई से बहुत दूर होता है। ये बात सही है। ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे एक ही घटना की अलग अलग और परस्पर विरोधी व्याख्याएं हो सकती हैं, जो दोनों ही अपनी अपनी जगह तार्किक लगती हैं। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि सच्चाई अक्सर सतह के नीचे छिपी होती है और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर दृष्टिकोण पर विचार करना कितना जरूरी है। ये केस इस बात का भी एक उदाहरण है कि हमारा न्याय सिस्टम किस तरह सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित मामलों को देखता है और कैसे दोषी साबित होने तक निर्दोष का सिद्धांत ऐसी हाई प्रोफाइल घटनाओं में कसौटी पर होता है। इस सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है।